Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about nucleus. आज के वीडियो में हम न्यूक्लियस के हिस्ट्री के बारे में एज वेल एज इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फंक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। जब एंड तक देखें तो आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना कि जो न्यूक्लियस है तो इनको हम नाम देंगे दैट इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल नाम देते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं ना कि अगर आप देख लेना हमारे बॉडी में ब्रेन होते हैं वो कंट्रोलिंग सेंटर होता है और जो सेल में कंट्रोलिंग सेंटर का सेंटर जो होता है उसका नाम है न्यूक्लियस। सबसे पहले अगर हम इस वर्ड न्यूक्लियस को देख लेते हैं तो ये लैटिन वर्ड से लिया है। कौन से वर्ड से लिया है? लैटिन वर्ड से लिया है, लैटिन। और लैटिन वर्ड से लिया है, इसका मतलब है कर्नेल। कर्नेल और कर्नेल के बजाय इसको कोर भी कहते हैं, सेंटर भी कहते हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लेते हैं तो ये सबसे पहले अगर हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं, डिस्कवरी की बात कर लेते हैं तो ये सबसे पहले डिस्कवर किया था कौन से साइंटिस्ट? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर किया था और तारीख इसका ये है एंड 1831 में इन्होंने ये डिस्कवर किया था। और ये आपको सेल में कहां पे नजर आएगा? ये प्रोमिनेंस पार्ट है। प्रोमिनेंस का मतलब क्या होता है? प्रोमिनेंस का मतलब है विजिबल पार्ट है और ये विजिबल पार्ट है मैनी सेल में, ज्यादा सेल में ये मैनी सेल में विजिबल पार्ट है। और ये थोड़ा सा अगर आप देख लेना आपको ये किस तरह नजर आएगा? डार्कर देन, ये आपको डार्कर नजर आएगा, डार्कर देन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म। जो सराउंडिंग साइटोप्लाज्म है इसे ये आपको थोड़ा सा डार्क नजर आएगा, साइटोप्लाज्म। और अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इनकी जो साइज है वो बेसिकली कितना है? वो है साइज की अगर मैं हेडिंग दूंगा यहां से आप साइज लिख सकते हैं। साइज कि इसका जो साइज है ये है 10 माइक्रोमीटर है। 10 माइक्रोमीटर इसकी जो है बेसिकली साइज है। और आपको पता है ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। सेल का ये क्या है? एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है, सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है और ये कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज, कंट्रोल करता है ऑल सेल एक्टिविटीज। क्या करता है? ये कंट्रोल करता है एक्टिविटीज को, क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इस यानी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी होते हैं। और वो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में होता है? या तो क्रोमोसोम के फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम्स के फॉर्म में, और क्रोमोसोम नहीं है तो डीएनए होगा। कौन से होगा? डीएनए होगा। अगर हम नंबर की बात कर लेते हैं, नंबर की, तो मैं अगर यहां पे लिखूंगा नंबर, कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनमें 1 न्यूक्लियस मौजूद होता है। जिनमें कितने मौजूद है? 1 न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस, जब 1 न्यूक्लियस मौजूद होता है उसको कहते हैं मोनो न्यूक्लिएटेड सेल। न्यूक्लिएटेड सेल, इनमें से एक न्यूक्लियस होगा। फॉर एग्जांपल एनिमल सेल ले लें तो इनमें आपको कितने न्यूक्लियस मिलेगा? इनमें एनिमल सेल में आपको एक न्यूक्लियाई मिलेगा। कितना मिलेगा? एक। और अगर हम कुछ ऐसे सेल हैं जिनमें से 2 न्यूक्लियाई होगा, 2 न्यूक्लियाई होगा, इसको हम क्या कहते हैं? 2 न्यूक्लियाई होगा। और जो 2 न्यूक्लियाई होगा इसको हम कहते हैं बाय न्यूक्लिएटेड सेल कहते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम है और पैरामीशियम में 2 तरह की न्यूक्लियाई है। एक का नाम है मैक्रो न्यूक्लियाई जिसको बड़ा कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं न्यूक्लियाई, और ए ओ है आई। और दूसरे का नाम है माइक्रो न्यूक्लियाई, इसको कहते हैं न्यूक्लियाई। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं जिसे मोर देन 2 न्यूक्लियाई होता है। मोर देन 2 न्यूक्लियाई होता है जिसको हम कहते हैं 2 न्यूक्लियाई होता है। इसको हम क्या नाम रखेंगे? इसको हम नाम रखेंगे दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड, जिसको हम क्या नाम? मल्टी न्यूक्लिएटेड का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल है, आप देख सकते हैं फंजाई जो है ना, फंजाई में एक से ज्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो ये था बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। अब हम आते हैं बच्चे और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस जो है वो कौन कौन से पार्ट्स हैं और इसको हम डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देख लें यहां से, तो मैं रेस करता हूं
कि ये कौन कौन से पार्ट्स हो सकता है। तो सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका जो स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह होता है। तो अगर हम यहां से देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस कितने हैं। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस, और भी कैसे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अकॉर्डिंग टू एफएससी फर्स्ट ईयर के मुताबिक 4 पार्ट्स है। नंबर फर्स्ट पार्ट का नाम है, वी कॉल इट हियर एनवलप, और एनवलप से क्या मुराद है डिटेल से डिस्कस करते हैं। एनवलप। दूसरा पार्ट का नाम है जिसको हम नाम देंगे न्यूक्लियोलस, जिसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। तीसरा का नाम है, तीसरे पार्ट का नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम है, वो भी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। और जो फोर्थ नंबर है क्रोमोसोम, ये 4 हम डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम्स जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। सबसे पहले इन 4 पार्ट्स को देखते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। एनवलप को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लेते हैं, यहां पे अगर हम देख लेते हैं तो हम इसको देख सकते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम। इसको हम यहां से देख लेते हैं। यहां से अगर हम देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसका अगर स्ट्रक्चर हम यू तरह बना लेते हैं, ये अगर हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये वाला थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, इस तरह, और ये भी थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं यहां से। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह यू फॉर्म में आपको ये मिलेगा, ये वाला इस तरह के फॉर्म में। ये आपको किस तरह मिलेगा, ये आपको इस तरह मिलेगा, इस तरह, ये आपको इस तरह के स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। और इसके अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर भी मौजूद है, उसको भी हम हाईलाइट करेंगे, डिटेल से पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसके पार्ट्स को अंडरलाइन करते हैं। सबसे पार्ट का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये आपको इनर मेम्ब्रेन नजर आएगा, इनर मेम्ब्रेन नजर आएगा, इनर मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ यहां पे चूंकि क्या होता है, यहां से अगर हम देख लेते हैं तो यहां से आपको क्या नजर आएगा, होल नजर आएगा। अब मैं यहां से इनकी ये जो रीजन आपको नजर आएगा, इसको कहते हैं इसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ यहां पे आपके पास कौन सा होल नजर आएगा, यहां से अगर मैं हाईलाइट करूं, यहां से आपके होल नजर आएगा। सुराख ये एक्चुअली इस मेम्ब्रेन में होता है, बट यहां से मैं आपको अकॉर्डिंग टू बुक मैच करने जा रहा हूं। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फोर कहा जाता है, इसको कहते हैं पोर, न्यूक्लियर फोर। और अगर आपको पता है ये जो रीजन है, ये मैट्रिक्स का रीजन है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का नाम इसको देते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके साथ यहां पे आपके पास क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होगा, उस क्रोमेटिन मटेरियल का नाम है क्रोमाटिन। क्रोमाटिन है। तो ये बेसिकली न्यूक्लियस क्या है, स्ट्रक्चर है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल से। आते हैं सबसे पहला जो एनवलप बेसिकली क्या है। तो अगर हम देख लें एनवलप, तो ये जो इस न्यूक्लियर में इसको हम 2 नाम भी देते हैं। इसको हम न्यूक्लियर एनवलप भी कहते हैं, इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं, नो डाउट। बट ये जो डबल मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन है। तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये बेसिकली क्या है, सेपरेट करता है न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। सबसे पहला अगर हम इसकी पॉइंट्स लिखते हैं कि जो मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, कौन सा मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। इसका काम ये कि सेपरेट करता है न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म से ही क्या करता है, ये सेपरेट करता है, पहला पॉइंट। और फिर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा और एंगल से देख लेते हैं, ये तो हमने कोई और एंगल से देख लिया, अब इसको हम अंदर से देखते हैं कि ये इस तरह है। अगर हम इसको और से देख लेते हैं तो ये कुछ यू स्ट्रक्चर होता है, इनके से स्ट्रक्चर कुछ यू होता है। इनमें से इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ये वाला इस तरह, ये बाहर इस तरह कनेक्टेड हुए हैं, इस तरह। इसको हम देख ले इस तरह, ये वाला अगर हम इसको यहां से देख लूं, इस तरह भी ये आपको इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है, अब इसको जरा गौर से देखते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये यहां पे कनेक्ट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, इसके ऊपर राइबोसोम भी होता है।
तो जो आउटर मेम्ब्रेन है किसके साथ कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। तो हम यहां पे बात करते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, ये कनेक्ट होता है या कंटिन्यूस होता है किसके साथ? कंटिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये कनेक्ट होता है। और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो इनर मेम्ब्रेन आपको नजर आता है, जिसको हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, इनर मेम्ब्रेन, इसका काम ये है कि ये एनक्लोज करता है न्यूक्लियर मटेरियल। इसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। दूसरा बात, इसके अंदर सुराख मौजूद होते हैं, इसके अंदर होल मौजूद होते हैं, होल। यहां पे आपके पास इसको न्यूक्लियर 4 कहा जाता है, जिसको मैंने इस वीडियो में शो किया, इसको हम न्यूक्लियर 4 कहते हैं, न्यूक्लियर 4। अब इस न्यूक्लियर 4 का क्या फंक्शन है? तो यानी इस मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, न्यूक्लियस में जो प्रोटीन तैयार होगा तो उसने जाना है साइटोप्लाज्म में, तो ये इस सुराख के जरिए बाहर जाएगा। और साइटोप्लाज्म में जब अगर क्या यानी अब साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं और मटेरियल मौजूद होते हैं, तो प्रोटीन तो अंदर तैयार होने वाला है, तो साइटोप्लाज्म से मटेरियल कहां पे आ जाएगा? वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं कि इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इसको हम क्या नाम देंगे? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल वो किसके दरमियान? दैट इज कॉल्ड बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, तो हम यहां पे एक टिक लगा सकते हैं कि हमारा ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब दूसरे की तरफ आते हैं, न्यूक्लियोलस की तरफ। अगर हम यहां से न्यूक्लियोलस देखें ना, न्यूक्लियोलस आपको कुछ यू नजर आएगा। न्यूक्लियोलस यहां से मैं अगर देख लूं तो न्यूक्लियोलस आपको कुछ यू नजर आएगा, यू वाला। न्यूक्लियोलस क्या चीज है? तो इसको हम यहां से देखते हैं और इसको डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट न्यूक्लियोलस जिसको हम कहते हैं। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या चीज है? न्यूक्लियोलस जो है ना, ये डार्क स्टेन बॉडीज है। ये क्या है? डार्क नजर है। जब इसको स्टेन करेंगे तो आपको ये डार्क नजर आएगा, स्टेन बॉडीज। और ये आपको कहां पे मौजूद होता है? ये मौजूद होता है विद इन न्यूक्लियस। विद इन कहां पे मौजूद है? न्यूक्लियस। हाँ, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, नो मेम्ब्रेन। इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इसका कोई बाउंड्री नहीं है कि वो यहां पे कोई जो न्यूक्लियर मटेरियल उसको सेपरेट कर लेते हैं। हाँ, एक से ज्यादा क्या हो सकता है? एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हो सकता है, यानी 1 और 2, यानी इससे हमारा है मोर देन 1 न्यूक्लियाई हो सकता है। मोर देन 1 न्यूक्लियाई हो सकता है। ये क्या है? न्यूक्लियोलस, यानी से मुराद है कि न्यूक्लियाई हो सकता है। इसका ओवरऑल फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है, राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसका फंक्शन ये है कि ये क्या करता है? फंक्शन इसका यू है कि ये क्या करता है? सिंथेसिस करता है। कौन सा? राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। इसको हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? फैक्ट्री ऑफ यहां पे प्रोटीन तैयार होता है, तो ये न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है, क्योंकि यहां पे प्रोटीन तैयार किया जाता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं तो इनके आपको 2 पार्ट नजर आएंगे। न्यूक्लियोलस के कितने पार्ट है? 2 पार्ट नजर आएंगे। एक अगर हम देख लेते हैं यहां से थोड़ा सा डिटेल में, तो सबसे पहला आपको कौन सा पार्ट नजर आएगा? सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तो आपको ये जो पेरिफेरल पार्ट नजर आएगा, ये जो आपको पता है बाहर नजर आएगा, इस पेरिफेरल पार्ट को हम एक और नाम देंगे, ये वाला। ये जो आपको पार्ट नजर आएगा इसको कहते हैं पेरिफेरल, दैट इज कॉल्ड पेरिफेरल, यानी पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया नजर आता है, एरिया। और ये प्रिकर्सर होते हैं, प्रिकर्सर होते हैं फॉरवर्ड राइबोसोमल यूनिट के लिए, यानी इससे राइबोसोमल की यूनिट बनते हैं। और इसके अंदर देखें तो ये जो आपको ग्रीन नजर आता है, इसको हम कहते हैं सेंट्रल, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल फिब, इसको कहते हैं फिब्रेलर एरिया कहा जाता है, एरिया। और इनमें से कौन सी चीज होगा? लार्ज वेट ऑफ आरएनए होगा, आरएनए, और प्लस राइबोसोमल डीएनए जो है यहां पे क्या होगा? यानी सिंथेसिस किया जाएगा, यानी इसमें से ये मौजूद होता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं ना कि ये दूसरा पार्ट भी हो गया। अब अगर हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली क्या है? तो मैं यहां से न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करूं, ये जो रीजन आपको आता है इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आते हैं फोर्थ यानी थर्ड वन पॉइंट यानी पॉइंट की तरफ आते हैं। ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इनमें से आपको कौन कौन सी चीजें मिल जाएगा?
न्यूक्लियोप्लाज्म, अगर मैं यहां पे लिख लूंगा न्यूक्लियोप्लाज्म, तो ये जगह पे ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो यहां से मैं करूंगा ये कोलाइडल मिक्सचर है, इसको कहते हैं मिक्सचर। कोलाइडल क्या है? मिक्सचर है। और किस चीज की मिक्सचर है? इनमें से आपको मिलेगा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक साल्ट और आयन मिलेंगे, साल्ट प्लस आयन मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड आयन। और इनमें से एक न्यूक्लियोप्रोटीन जो है वो सस्पेंडेड है। इनमें से कौन? जिसको कहते हैं क्रोमेटिन। ये इसके अंदर ये यहां पे कौन सा चीज होगा? क्रोमेटिन। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपके पास कौन सा चीज जो है सस्पेंडेड? उसको कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। और इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन, जिसको हम कहते हैं क्रोमाटिन। ये इसमें क्या है? सस्पेंडेड है। ये इस साइटोप्लाज्म, यानी ये जो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म है, इनमें से ये सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है। अब इसका क्या फंक्शन है? तो अगर हम यहां पे फंक्शन करते हैं तो ये साइट है फॉर एंजाइम, यहां पे एंजाइम होते हैं। ये साइट है किसके लिए? एंजाइम के लिए, एंजाइम के लिए साइट है। प्लस इसमें रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल नीडेड फॉर दैट इज कॉल्ड डीएनए, जिसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये जरूरी है, रेप्लिकेशन के लिए ये जरूरी होता है, यानी कॉपी ऑफ डीएनए। एंड प्लस आरएनए, प्लस सिंथेसिस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए। यहां पे क्या होता है? ये साइट है, लोकेशन है। ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब हम आते थोड़ा सा क्रोमोसोम की तरफ कि बेसिकली क्रोमोसोम क्या है। तो क्रोमोसोम भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोमोसोम बेसिकली क्या है। ये था बेसिकली कौन सा चीज? ये हमने डिस्कस की थर्ड पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, क्रोमोसोम जो है ना, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम्स की बात कर लेते हैं। ये सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? एक साइंटिस्ट का नाम था वाल्टर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, इसको कहते हैं फ्लेमिंग, जिन्होंने माइटोसिस भी डिस्कवर किया था 1882 में। 1882 में उन्होंने डिस्कवर किया। और क्रोमो का मतलब क्या होता है? क्रोमो का मतलब है, क्रोमो का मतलब है कलर, और सोमा का बॉडी होता है, सोमा कहते हैं बॉडी, सोमा का मतलब क्या होता है? बॉडी। तो हम इसके डिफाइन करते हैं, बट याद रखना है यानी प्रोफेज डिवीजन से पहले आपको क्रोमेटिन मटेरियल नजर आएगा, बट जब आप डिवीजन से यानी प्रोफेज में, यानी आप प्रोफेज से पहले आपको क्रोमेटिन मटेरियल आ जाए, क्रोमेटिन मटेरियल फिर कंडेंस होके आपको क्या आ जाएगा? उससे क्रोमोसोम बनते हैं। बट थोड़ा सा देखते हैं इसको कि ये किस तरह होता है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं ना, तो आपको न्यूक्लियस में ड्यूरिंग सेल डिवीजन की मैं बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन में बात करता हूं, तो आपके पास जो क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं, मटेरियल जो है ना, ये बेसिकली क्या होगा? ये आपको डार्क स्टेन, STAIN स्टेन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा, थ्रेड। और इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देंगे, ये आपके पास क्या होगा? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम। इसको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। अभी मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए इसको देख लेते हैं, कौन से माइक्रोस्कोप के जरिए? कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए अगर देख लेते हैं तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक का नाम है सेंट्रोमेयर और दूसरे कहते हैं आर्म्स, यानी आर्म्स, इसको कहते हैं आर्म्स। क्या कहते हैं? यानी इसके दो पार्ट। सेंट्रोमेयर कौन सा पार्ट होता है? सेंट्रोमेयर वो पार्ट्स होते हैं जहां पे स्पाइनल फाइबर्स अटैच होते हैं। सेंट्रोमेयर कौन सा पार्ट होता है? जहां पे स्पाइनल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब मैं यहां पे देख लेता हूं, देखो अगर आप ये देख लेना, ये वाला, तो अगर आप देख लेते ना, तो ये आपके पास कौन सा रीजन है? जिसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये कौन सा रीजन है? जिसको हम सेंट्रोमेयर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। और ये सेंट्रोमेयर के साथ क्या होगा? इसके साथ जो है स्पाइनल फाइबर जो है वो अटैच होता है। कौन सा चीज अटैच होता है? स्पाइनल फाइबर्स अटैच होता है। दूसरा, अगर हम देख लेना, ईच क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिन होते हैं, तो ये आपके पास क्या है? क्रोमेटिन है। इसको कहते हैं क्रोमा और टिड है। तो ये कितने क्रोमेटिड है? दो होते हैं। एक क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमेटिड होते हैं। दूसरा जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम मैं अगर बात करता हूं, क्रोमोसोम्स जो है ना, ये दो चीजों से बना होता है। एक होता है प्रोटीन और वह स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, और दूसरा होता है डीएनए। अब
क्वेश्चन ये है, जो ऑल इंफॉर्मेशन होता है, जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, वो क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। वो क्या करता है, यानी क्रोमोसोम, ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन विच कंट्रोल द कौन सा चीज, यानी सेल की एक्टिविटीज, वो क्रोमोसोम पे लोकेट करते हैं। इसको लोकस कहते हैं, लोकस। और वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, वो इन द फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं। और जीन जो है ना, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं, यानी ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जनरेशन टू अनदर जनरेशन तक ये क्या होता है, या नेक्स्ट जनरेशन तक ये ट्रांसफर होते हैं। अनदर तक ये ट्रांसफर क्या होते हैं, क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। अब आपको ये बात भी ज़हन बताना है कि जो जनरेशन होती है, यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी एक जनरेशन से जो क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं दूसरे में, तो ये आप याद करना है कि स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पीशीज में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो जितने भी जनरेशन चेंज होते हैं तो उनमें से क्रोमोसोम की तादाद क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, यानी सेम क्रोमोसोम होंगे। जनरेशन जितने भी चेंज होंगे तो क्रोमोसोम की तादाद क्या होगा, सेम होगा। क्रोमोसोम्स की तादाद जो होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और कीमती बात मैं आपको बताता हूं। आपको पता है ये जो सुराख होता है जिसको न्यूक्लियर 4 कहते हैं, न्यूक्लियर 4 जो है ना, एक होते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल से क्या मुराद होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स से मुराद ये होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ये वो सेल होता है कि अभी हमें पता नहीं कैसे कौन सा ऑर्गन बनना है, कौन सा टिश्यू बनता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग ले लूं तो एग में तकरीबन 30,000 सुराख होते हैं, 30,004 होते हैं। कितने होते हैं, 30,000। और अगर एक नॉर्मल सेल ले लें तो इनमें से जो डिफरेंशिएटेड सेल होता है, उनमें से डिफरेंशिएटेड सेल में ये जो सुराख होता है ना, ये आपको पता है ये कितने होते हैं, ये नॉर्मल 3 to 4 होते हैं। तो ये बात आपने याद करना है कि अनडिफरेंशिएटेड सेल वो सेल होते हैं जिससे जो हमें पता नहीं है कि आगे से कौन सा ऑर्गन बनना है या टिश्यू बनना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एग ले ले, एग में 30,000 ये सुराख मौजूद होते हैं, और अगर आप डिफरेंशिएटेड सेल ले लें कि इससे आगे कौन सा ऑर्गन बनना है, पता है कैसे आगे कौन सा ऑर्गन बनना है, तो उनमें से 3 या 4 जो है वो न्यूक्लियर 4 मौजूद होते हैं। तो ये था बेसिकली